तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा है पीएलसी का। और आज जो कि है हम अपना 4th लेसन और 5th लेसन जो कि आपका बचे हुए थे वो पूरे कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो 4th लेसन और 5th लेसन बचा है उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और रिवीजन क्लासेस का ये 4th वीडियो लेक्चर है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम आपका पूरा जो कि है पीएलसी सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को जल्दी से सभी दोस्तों के साथ अपने आप शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो कृपया करके आप लोग नोट्स जो कि हैं ज़रूर से ले लें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। देखिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। इसमें मशीन कोड के स्थान पर आपके नेमोनिक कोड के साथ नेमोनिक कोड का जो कि है प्रयोग किया जाता है, जिसे मानव आसानी से पहचान सकें। जैसे कि हम इसमें देखिए सब्जेक्ट को इसमें लिखते हैं एसयूवी और जंप को लिखते हैं जेएमपी। ये आपके उदाहरण हैं आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के। ठीक, इसमें हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं एसयूवी और जंप को लिखते हैं जेएमपी, मतलब कि शॉर्ट में जो कि है कर लिख दिया जाता है इसको, तो उसी को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। देखिए, कंप्यूटर में जो कि है ये भाषा यूज की जाती है, ठीक, यूज की जाती थी। इसके बाद इसके एडवांटेज हम लाभ देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लाभ आपके क्या क्या होते हैं। देखिए, निर्देशों में त्रुटियों को कम करना। असेंबली भाषा की जो कि माध्यम से हमारे निर्देशों में त्रुटियों को कम कर दी। ठीक है, और त्रुटियां शीघ्र जांचना, मतलब कि हमको जो इसमें एरर है वो जल्दी इसका पता चल जाता है असेंबली लैंग्वेज की सहायता से। असेंबली भाषा बदलना, ठीक, प्रोग्रामर के समय की बचत और आपके प्रोग्रामर को डाटा के मेमोरी में संग्रह या स्टोर करना। ठीक, इसके बाद इसकी हानियां भी कुछ हैं कि इसमें इसकी देखिए निम्न हानियां हैं। पहली इसकी हानि है कि समझने में सरल नहीं होती है, मतलब कि जिन लोगों को इसके शॉर्ट फॉर्म सभी वर्ड के पता नहीं होंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे इस लैंग्वेज को। कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम तैयार कर देती है ये, और ये जो कि है त्रुटियाँ ढूंढना कठिन होता है। इसमें एरर को ढूंढना जो कि है असेंबली लैंग्वेज में कठिन होता है। इसको आप कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए, सोर्स कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स कोड मतलब कि असेंबली लैंग्वेज ये आपको कन्वर्ट करती है किसमें, असेंबलर में, और इसके बाद आपके बनते हैं ऑब्जेक्ट कोड मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब कि असेंबलर आपका कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर। ठीक, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है। अगला टॉपिक हमारा है कंपाइलर। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर देखिए, हम कंपाइलर क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसफर करता है, जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हाई लेवल सोर्स कोड को एक डेवलपर के द्वारा लिखा गया है। ठीक, जो आपके हाई लेवल सोर्स कोड होते हैं उनको हम एक डेवलपर की सहायता से लिखते हैं। यह हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसेसर के द्वारा आसानी से साझा किया जा सकता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सकता है। ठीक, बदला जाता है किसके, कंपाइलर के द्वारा। ठीक, कंपाइलर की सहायता से हम क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे कंपाइलेशन जो कि है कहते हैं, ऐसे निम्न भाग होते हैं आपके जो कि है कंपाइलेशन के जो कि है निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग आपका होता है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में जो कि है इसमें एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। ठीक, बनाया जाता है और एक गिवन सोर्स प्रोग्राम से, इसमें देखिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को गिवन सोर्स प्रोग्राम्स की सहायता से बनाया जाता है एनालिसिस फेज में। ठीक है, दूसरा हमारा इसका पार्ट होता है साइंथेसिस फेज। देखिए, इसमें इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। ठीक, आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। ठीक, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर सोर्स कोड। ठीक, आपका कॉम्बिलर ऑब्जेक्ट कोड, मतलब कि आपके सोर्स कोड को कॉम्बिलर जो कि है कॉम्बिलर की सहायता से हम ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो देखिए, असेंबली का और आपके असेंबलर का और आपके कॉम्पिलर का दोनों ही एक ही काम होता है। ठीक, असेंबलर का और कॉम्पिलर का दोनों ही एक ही काम होता है। इन दोनों के बीच हम डिफरेंस जान लेते हैं। कॉम्पिलर और असेंबलर के बीच जो कि है क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। पहला अंतर दोनों के बीच का होता है, देखिए कॉम्पिलर प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और असेंबलर असेंबली कोड को मशीन
मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक। मशीन में जो कि है परिवर्तन करते हैं। यह एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। आपका जो कंपाइलर होता है, इसकी सहायता से हम एक बार में ही पूरे कोड को मशीनरी जो कि है कोड में मशीनरी लैंग्वेज में जो कि है बदल देते हैं। लेकिन असेंबलर में ऐसा नहीं होता है। असेंबलर में एक बार में ऐसा नहीं कर सकते। असेंबलर में हम जो कि है ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस हमारा होता है, आपका जो कंपाइलर होता है यह असेंबलर की तुलना से अधिक इंटेलिजेंट होता है। यह असेंबलर की तुलना में जो कि है कंपाइलर आपका ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और वहीं अगर हम बात करें असेंबलर की, तो असेंबलर आपका कम इंटेलिजेंट होता है। कंपाइलर का इनपुट सोर्स कोड होता है, ठीक। इनपुट सोर्स कोड होता है, और लेकिन असेंबल का इनपुट कोड असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक। इसके बाद पांचवा हमारा इसके बीच डिफरेंस है कि कंपाइलर का आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक। जो इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कोड होता है। लेकिन इसका आउटपुट जो कि है आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड और वर्जन में होता है, ठीक। बाइनरी कोड वर्जन में होता है। इसमें किस में होता है, आपका मशीन कोड जो मिनेमोनिक्स वर्जन में होता है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए असेंबली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में 3 प्रमुख भाग होते हैं। जो आपके असेंबली लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, इसके 3 जो कि है इसमें भाग होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला होता है आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक। इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है लेबल, और तीसरा होता है कमेंट्स। इन तीनों भागों के अतिरिक्त एक अन्य भाग जिसमें हम डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक। इसके इन 3 के अतिरिक्त आपका एक भाग और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव कहते हैं, जिसका प्रयोग होता है, ठीक। डायरेक्टिव का भी इसका प्रयोग होता है। इसमें असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः कॉलम, ठीक, सामान्यतः कॉलम के फॉर्म में जो कि है लिखा जाता है, जहां फर्स्ट कॉलम लेवल के लिए और सेकंड कॉलम इंस्ट्रक्शन के लिए तथा थर्ड कॉलम कमेंट के लिए होती है, ठीक। देखिए आप एक बार फिर से समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः कॉलम के फॉर्म में जो कि ये लिखा जाता है। पहला कॉलम जो आपका होता है उसमें हम लेवल के लिए, ठीक। सेकंड कॉलम आपका होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, और थर्ड कॉलम आपका होता है किसके लिए, कमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। इंस्ट्रक्शन होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन एक विशेष प्रकार के मिनेमोनिक्स होते हैं जिसे असेंबलर मशीन कोड में आपका कन्वर्ट करता है। आपका इंस्ट्रक्शन का कार्य माइक्रो कंट्रोलर को किसी टास्क को करने के लिए निर्देशित करता है, जैसे कि आपका MOV मूव, ठीक, R7 R6 मूव द डाटा ऑफ R7 टू R6। इसके बाद देखिए हमारा अगला जो कि है अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है आपका लेवल्स के बारे में। देखिए 3 पार्ट होते थे, लेवल, कमेंट और आपका इंस्ट्रक्शन। तो लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। लेवल क्या होता है, देखिए लेवल्स फाइनल प्रोग्राम में शामिल नहीं होता है। इसका प्रयोग प्रोग्रामर द्वारा किसी कोड को कोई अर्थपूर्ण नाम या टैग देने के लिए किया जाता है। देखिए अगर कोई भी आपका कोड है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, उसको टैग देने के लिए हम किसका आपका लेवल्स का जो कि ये प्रयोग करते हैं, ठीक। टैग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेवल्स किसी एड्रेस को प्रभावित नहीं करता है। लेवल्स के बाद हमेशा कॉलम का प्रयोग किया जाता है। जो आपका लेवल्स होता है, ठीक, या टैग वगैरह होता है, उसके बाद हम जो कि हमेशा जो कि है कॉलम जो कि है कॉलम का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए अगर अब जो आता है हमारा कमेंट्स। देखिए कमेंट्स क्या होता है। देखिए कमेंट्स में हम लिखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में कमेंट्स का प्रयोग सेमी कॉलम, ठीक, सेमी कॉलम के साथ जो कि ये किया जाता है। कमेंट को हमेशा सबसे दाहिनी ओर लिखा जाता है। जो आपके कमेंट होते हैं उनको हम सबसे दाहिनी तरफ जो कि है लिखते हैं। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होता है। देखिए असेंबलर डायरेक्टिव ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके द्वारा असेंबलर विभिन्न प्रकार के टास्क परफॉर्म करता है। जो कि यह डायरेक्टिव को डायरेक्ट ऑपरेशन कोड में नहीं बदला जा सकता है। कुछ प्रमुख डायरेक्टिव निम्नलिखित होते हैं। आपके जो कुछ प्रमुख डायरेक्टिव्स होते हैं वो आपके निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपके डायरेक्टिव लिखे हुए हैं और ये इनके लिखे हुए हैं यूज, ठीक। ये है डायरेक्टिव और ये इनके उपयोग हैं, ठीक। डीबी का उपयोग हम क्या करते हैं, आपका डिफाइन कांस्टेंट बाइट्स को, ठीक। DEF का उपयोग हम करते हैं डिफाइन आपका सिंबॉलिक नेम ऑफ आ रजिस्टर। DEVIEC डिवाइस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, डिफाइन विच डिवाइस इज यूज्ड। DSEG का यूज हम करते हैं डिफाइन डाटा सेगमेंट। और आपका ORG का उपयोग हम करते हैं SGT प्रोग्राम
आपका ओरिजिन में। तो ये इसके यूज़ थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इंटरफेस ऑफ कीपैड यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर 8057। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमको जो कि अच्छे से पढ़ना है और एक अलग से वीडियो लेक्चर हम आपको इसका दे देंगे जिसमें हम आपको अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। अभी हम इसको बारे में पढ़ लेते हैं और इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम लिखेंगे कीपैड रिचों का एक समूह होता है, ठीक, जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 द्वारा, ठीक, कीपैड की आपका इंटरफेस की जाती है। कीपैड की क्या की जाती है? इंटरफेसिंग की जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए, आप इसमें ये डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी आपके डायग्राम बताए जाएंगे उन सभी की फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक। तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से आपका इसका कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक। इस तरह से आप इसका डायग्राम जो कि है बनाएंगे। देखिए, ये आपका लिखा हुआ है VCC, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपका आता है A B C D E F। ये है आपका D1 D0 D1 D2 D3, ठीक। ये है आपका पोर्ट 1 और ये है आपका पोर्ट 2। ये है इन और ये है आउट, ठीक है। इसके बाद हम देखिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और देखिए, स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों को ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो भी आपके होंगे, ठीक, उन सभी को एकदम डिटेल से और एनिमेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अभी आप केवल डायग्राम बना ले। देखिए, अभी हमको सिलेबस जो कि जल्दी जल्दी जो कि कंप्लीट करना है, उसके बाद तभी तो आपकी स्पेशल क्लास शुरू होंगी और पेपर तक आपका 2 से 3 बार रिवीजन करवा देंगे हम, ठीक, ताकि आपको अच्छे नंबर गेन करने में काफ़ी आसानी हो जाए। देखिए, कीपैड की 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर हमको कीपैड को जो कि है माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ना है, इंटरफेसिंग उसकी करनी है, तो निम्न पदों का हमको जो कि है प्रयोग करना होगा। पहला पद आपका है, देखिए, कीपैड को 8051 माइक्रो कंट्रोलर द्वारा इंटरफेस करने के लिए कीपैड के 8 टर्मिनल को माइक्रो कंट्रोलर के किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब कि देखिए क्या है इसमें, कीपैड के जो आपके 8 टर्मिनल को हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि कनेक्ट करते हैं। दूसरा इसमें हमारा है, जब कोई बटन प्रेस किया जाता है तब उस बटन की स्थिति ज्ञात करने के लिए उस बटन के रो तथा कॉलम, देखिए रो तथा कॉलम के बाद हम इसमें आगे लिखेंगे रो तथा कॉलम को आइडेंटिफाई मतलब कि खोज, ठीक। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने के लिए पहचान की जाती है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सभी रो को लॉजिक 0 पर रखा जाता है। किस पर रखा जाता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉजिक 0 पर सभी रो को रख देते हैं तथा सभी कॉलम को लॉजिक 1 पर रखा जाता है। देखिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सभी रो को लॉजिक 0 पर और सभी कॉलम को लॉजिक 1 पर रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि जब बटन को पुश किया जाता है, जब बटन को हम पुश करते हैं तब उस बटन के रो तथा कॉलम आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक, आपस में जुड़ जाते हैं, जिस कारण कॉलम में शॉर्ट सर्किट होता है, वह लॉजिक 0 पर आ जाता है। इस प्रकार कॉलम को जो कि है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, मतलब कि पहचान लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि इसके बाद रो को ज्ञात करने के लिए सभी कॉलम को लॉजिक 0 पर तथा सभी रो को लॉजिक 1 पर रखा जाता है, ठीक, लाया जाता है, ठीक। लाने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार बटन को पुश करने के लिए जिस रो में बटन उपस्थित होता है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण वह रो लॉजिक 0 पर आ जाती है। इस प्रकार रो को भी जो कि आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। रो तथा कॉलम दोनों के आइडेंटिफाई होने पर आपका रिलेटेड बटन को सिंबल डिस्प्ले पर शो कर दिया जाता है। देखिए, जब आपकी रो और कॉलम दोनों आइडेंटिफाई होंगे तो उससे जो आपका निकल कर आएगा, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पर शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 LED को, मतलब कि जो आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है उसमें 7 LED को इस तरह आपस में कनेक्ट किया जाता है कि उसके द्वारा 0 से लेकर 9 तक के जो कि है नंबर तथा
तथा देखिए ए से जी आदि अल्फ़ाबेट डिस्प्ले कराए जाते हैं। देखिए आपके जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं इसमें आपकी 0 से लेकर 9 तक के जो कि है नंबर इस पर डिस्प्ले होते हैं। ठीक, अब कैसे डिस्प्ले होते हैं वो हम आपको आगे इसमें बताते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले दो तरह की होती हैं, पहली होती है कॉमन कैथोड और दूसरी होती है कॉमन एनोड। ठीक है, आपकी कैथोड और एनोड दो प्रकार की आपकी इसकी होती है डिस्प्ले 7 सेगमेंट। कॉमन कैथोड क्या होता है, देखिए कॉमन कैथोड होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 1 का यूज होता है। आपकी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है इसमें हम लॉजिक 1 का प्रयोग करते हैं तथा कॉमन एनोड, ठीक, तथा कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 0 का प्रयोग करते हैं। हम देखिए कॉमन आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 1 का यूज हम करते हैं कॉमन कैथोड कॉमन एनोड में, ठीक, और 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 0 का प्रयोग करा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कराने के लिए, ठीक, या करने के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 7 टर्मिनल तथा आपके डेसिमल पॉइंट को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पोर्ट 1 के पिन के साथ प्रतिरोध आपके रजिस्टर्स के द्वारा जुड़े होते हैं तथा कॉमन किए गए टर्मिनल में एलईडी के जो कि है ग्राउंड कर दिए जाते हैं। जो आपकी एलईडी के ग्राउंड होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं जो आपके कॉमन टर्मिनल होते हैं। अब हम इसको जो कि है डायग्राम के माध्यम से इसमें समझते हैं। देखिए आपका कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। ये देखिए ये है इसका डायग्राम, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके देखिए रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 जो कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो ये लिखा हुआ है ABCDEFG। आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है इसी तरह की होती है ABCDEFG। अब हम आपको बताएंगे अभी आगे जाकर, ठीक है। अब आपके देखिए यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है ये EA, ये लिखा हुआ है VCC, ये लिखा हुआ है P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7। ठीक, इस तरह का जो कि आपको इसका कुछ डायग्राम बनाना होगा और हम आपको बताएंगे कि इसमें जो कि है नंबर शो कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप देखें कि यहाँ पर आपकी एलईडी लगी हुई हैं। ठीक, कितनी 7 एलईडी लगी हुई हैं। एलईडी 1 ABCDEFG, ये आपकी टोटल 7 एलईडी लगी हुई हैं। ठीक, अगर हमको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 1 शो करना होगा, क्या 1 अगर हमको इसमें शो करना होगा तो आपकी केवल एलईडी F और E जलेगी। अगर हमको इसमें 2 शो करना होगा तो देखिए कौन कौन सी एलईडी जलेंगी। अगर हमको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 2 शो करना होगा तो आपकी एलईडी कौन कौन सी जलेंगी। हम 2 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम 2 लिखते हैं। ठीक, लेकिन हम इसमें कैसे लिखेंगे, इस तरह से 2 लिखते हैं इसमें हम। ये आपका 2 बनेगा तो इसमें एलईडी जलेगी ABGED। ठीक, ABGED, तो आपका कुछ इस तरह से आपका 2 इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 2 बनेगा। अगर हमको 3 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 बनाना होगा तो हम इस तरह से इसमें एलईडी को जलाएंगे। ठीक, अगर हमको इसमें 3 बनाना होगा तो, ठीक है, इस तरह से आपका इसका 3 बनेगा। ठीक, तो हम इसमें एलईडी जलाएंगे ABGCD। अगर देखिए इसी में हमको आगे हम आपको और बता दें, अब चलिए हम अल्फ़ाबेट आपको बता देते हैं एक आध। ठीक, अगर अल्फ़ाबेट हमको कहा जाए कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अल्फ़ाबेट A हमको शो करना है तो देखिए A को शो करने के लिए हमको A को कुछ इस तरह से बनाना होगा। कुछ इस तरह से आपका इसमें A बनेगा। ठीक, आपने देखिए जो पुरानी घड़ियाँ थी जो बच्चे पहनते थे, ठीक, तो उस घड़ियों में जो कि है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ही यूज होता है। ठीक, तो उसमें भी जो कि इसी तरह से आपको लाइट देखेंगी। अब ये है आपका, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये। ठीक, तो इसमें हमारी एलईडी जलेंगी EFAGB और C। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही एलईडी आपकी इसमें जलेगी और जो D एलईडी है वो आपकी यहाँ पर ऑफ रहेगी। तब आपका ये A शो हो जाएगा इसमें। अगर हमको B लिखना है तो इसी तरह से हम जिसमें जो कि है आगे भी नंबर से लिख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर। 9 की ही अगर हम बात कर लिए, अगर हमको इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 9 नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम 9 को लिखेंगे। ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 9 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये है F, ये है G, ये है B, ये है A, ये है C और ये है D। इसमें आपका E वाला जो कंपोनेंट है, ये E वाला एलईडी ये रहेगा आपका ऑफ। तब हमारा 9 जो कि है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लिख जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी जो कि है 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में शो करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी अगली बारी आती है अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है इंटरफेसिंग ऑफ LCD विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर।
ठीक, इंटरफेसिंग ऑफ एलसीडी विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए एलसीडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। एलईडी का अगर फुल फॉर्म आपसे कभी पूछ ले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, एलईडी का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। इसका प्रोग्राम, ठीक, इसका प्रयोग टीवी में, वीडियो गेम, इसका प्रयोग टीवी में करते हैं, वीडियो गेम में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, आरडी डिवाइसों में डिस्प्ले बनाने के लिए जो कि हम एलसीडी का प्रयोग करते हैं। एलसीडी को कम पावर पर प्रयोग करा जा सकता है तथा यह तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। एलसीडी मुख्यतः 3 जो कि है रूपों में उपलब्ध या प्रयोग की जाती है, आपकी 16:1, 16:2 और 20:4, ठीक है। सामान्यतः 16:2 एलसीडी को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ इंटरफेस किया जाता है। इसे 16 रो तथा 2 कॉलम होते हैं। आपकी जो 16:2 की एलसीडी होती है इसमें आपके 16 रो और 2 कॉलम होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, इस साइड जो लिखा हुआ वो रो होगा, इस साइड जो लिखा हुआ वो कॉलम होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम इसमें आएंगे और देखते हैं कि इसमें 16 पिन होती हैं। आपकी जो 16:2 की है तो इसमें कितनी 16 पिन होगी, ठीक, जो निम्नलिखित हैं। VSS, ठीक, VSS किससे कनेक्ट होती है, कनेक्टेड टू ग्राउंड, VCC कनेक्टेड टू सप्लाई से, VEE कनेक्टेड टू आपका एडजस्टमेंट, ठीक, RS रजिस्टर सिलेक्शन, RD और WR आपकी रीड राइट, ठीक है। ई आपका होगा इनेबल, पिन आपकी होगी 7 से लेकर 14 तक की आपकी डाटा पिन होंगी, ठीक है। पिन 15 आपकी हैगी एलईडी प्लस और पिन 90 आपकी माइनस होगी, P19 आपकी होगी कौन सी, पिन माइनस, ठीक है। तो आपकी जो कि इसमें 16 इसमें जो कि ये पिन्स होती हैं आपकी। अब यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, देखिए ये है आपका इस तरह से डायग्राम, ठीक, 16:2 एलसीडी का है ये। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16:2 एलसीडी का ये डायग्राम है आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक। ये VSS लिखा हुआ है, VCC, VEE, VSE आपका ये जो सभी नाम आपको वहाँ पर पता है, ठीक। डायोड 1, D1, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। यहाँ पर D7 के बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है LED प्लस और LED माइनस, LED प्लस और LED माइनस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम, हम आपको इसकी फ़ोटो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, ठीक। परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। ये आपका LED प्लस लिखा हुआ है, ये LED माइनस, ये 5 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ये। अब देखिए ये आपकी P1.7 आपकी कनेक्ट है 7 से, D7 से। P1.6 आपकी कनेक्ट है D6 से और P1.5 आपका कनेक्ट है P5 से। इसी तरह से आपका यहाँ तक P3.4 तक आपकी RS से कनेक्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद VSS और VCC और VEE ये आपका इस तरह से आप बना देंगे डायग्राम पूरा। तो अगर आप इसमें देखिए डायग्राम बना देते तो 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाते हैं। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक हमारा है स्टेपर मोटर। देखिए हमने जितने भी आपको डायग्राम बता रहे हैं इन सभी को आप लोग 1-2 बार अगर बनाएंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और साथ ही आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार इन डायग्राम को ज़रूर से बनाएं। और PDF की व्यवस्था में आपको जो कि है पेपर ये 1 दिसंबर या 15 दिसंबर, 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपको सभी PDF की प्रोवाइड करवा देने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। स्टेपर मोटर, देखिए स्टेपर मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। स्टेपर मोटर जो आपकी होती है ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। स्टेपर मोटर में परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोटर तथा स्टेटर 2 पार्ट होते हैं। आपकी जितनी भी मोटर होती हैं सभी लोगों को पता है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर, ठीक है। स्टेटर रोटर 2 पार्ट होते हैं। रोटर स्टेटर के अंदर स्थित होता है। स्टेटर मोटर का रोटेशन लिमिटेड होता है तथा यह एक फिक्स पैटर्न को दोहराता रहता है या दोहराती है। देखिए इतनी जो आपकी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है ये आपकी सभी आपकी कॉमन बातें हैं। जैसे कि आपकी जो स्टेपर मोटर में 2 भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर, ये कॉमन है, ये सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये तो कॉमन भाग होगा इसके। इसी तरह से कुछ चीज़ें आप लोग भी अपनी मन से जो कि इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेपर मोटर का एक फील्ड स्टेप एंगल होता है जिस पर जो कि है रोटर घूमता है। इसमें देखिए स्टेपर मोटर का एक फील्ड क्या होता है, स्टेप एंगल होता है जिस पर जो कि है रोटर आपका घूमता है। स्टेपर मोटर के मुख्यतः 4 फेज होते हैं जिन्हें क्रमशः A1, A3, A2 और A3 कहा जाता है। इन्हें 1 by 1 इसके स्टेपर मोटर को रन किया जाता है, ठीक। इस पर जो कि है 1 by 1 इस पर जो कि है स्टेपर मोटर को रन किया जाता है। अब हमारी बात आती है
इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर, इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर को 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करने के लिए देखिए डार्लिंगटन पेयरिंग जो कि है पेयर का प्रयोग किया जाता है। डार्लिंगटन पेयर का जो कि इसमें प्रयोग हम करते हैं इसके माइक्रो कंट्रोलर के, इसमें माइक्रो कंट्रोलर के किन्हीं 4 पेयर का प्रयोग स्टेपर मोटर के 4 फेज A1, A2, A3, A4 को नियमित करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें आगे और थोड़ा सा लिखेंगे कि देखिए डार्लिंगटन पेयर को कंट्रोल सिंकिंग मोड में प्रयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर के 4 फेज में जिस फेज पर लॉजिक रो होती है, ठीक, जिस फेज पर क्या होती है लॉजिक आपकी लो होती है मतलब कि कम होती है, वह फेज एक्टिवेट हो जाता है, क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। इसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका इसका डायग्राम रहेगा आपका, ये है देखिए P1.0, P1.1, ठीक, ऐसे ही P1.3 तक आपका लिखा हुआ है। ये आपकी ये IC2, ये आपकी IC फर्स्ट लगी हुई है। ये आपकी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टेपर मोटर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बना देंगे। देखिए सभी क्वेश्चन तो ठीक ही हैं, अगर आप इनका डायग्राम ही इनके साथ आप बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा जो कि है होता है, ठीक। और 5 नंबर आपको आसानी से जो कि है मिल जाते हैं। और देखिए इस बार जो कि है 5th सेमेस्टर वालों को अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए हम लोगों की जो कि ये फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर में हमको कोशिश करनी है कि हमारी एक भी बैक ना आए और साथ ही एक अच्छे नंबर गेन हो। आपके जो फाइनल रिजल्ट आपका बनता है तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके फाइनल ईयर से ही लिए जाते हैं। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो जो लोग हैं, ठीक, अभी तक आप लोग जो किए ठीक है, लेकिन अब जो किए पढ़ाई में आप लोग सीरियस हो जाएं। सभी आप लोग वीडियो को देखें, ठीक, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्पेशल क्लास में हम आपको पास होने की गारंटी दे सकते हैं। स्पेशल क्लास जो लगेगी पास होने की गारंटी हम आपको उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, एक अच्छे नंबर गेन करना है, तो अभी से आपको पढ़ना शुरू करना ही होगा, ठीक। अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो एकदम कोई भी जो कि है टॉपर नहीं बन जाता है, ठीक है। देखिए ये है PIC माइक्रो कंट्रोलर। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, PIC माइक्रो कंट्रोलर। देखिए PIC माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल भी कहा जाता है। यह कहते हैं इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। जो आपका PIC माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार से जो कि है कार्यों में करते हैं। PIC माइक्रो कंट्रोलर सस्ते होते हैं तथा इनके द्वारा कई प्रकार के टास्क तेज़ी के साथ जो कि है कंप्लीट कर दिए जाते हैं, कराए जाते हैं। इसमें, ठीक, इसे 1933 में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। इसे देखिए अगर आपसे पूछ ले कि PIC माइक्रो कंट्रोलर जो कि है कब बनाया गया था, तो 1933 में इसको माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा जो कि है बनाया गया था। अब इसके कुछ हम लाभ पढ़ लेते हैं, एडवांटेज, और कुछ इसकी हानियाँ पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसकी क्या है, PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी सस्ता होता है, PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी टिकाऊ होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपके यही बन गए। आप काफ़ी पॉइंट अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, इसका पावर आपका कंजप्शन कम होता है। इसकी हानियाँ देखिए क्या क्या है, इसमें लेंथ ऑफ प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें मेमोरी को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसमें केवल एक आपके एक्यूमुलेटर पाया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया PIC, ठीक, माइक्रो कंट्रोलर। अब इसके हम उपयोग पढ़ लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए। इसके देखिए उपयोग क्या है, इसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अलार्म सिस्टम तथा टाइमर आदि के लिए जो कि है आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात PIC माइक्रो कंट्रोलर का यूज हम अलार्म और आपके टाइमर आदि के रूप में करते हैं। इसका यूज कंप्यूटर कंट्रोल आपके सिस्टम के रूप में भी किया जाता है। जो आपका PIC माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका यूज हम आपके कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के रूप में भी जो कि है करते हैं। ये आपका जो कि इसका डायग्राम है PIC माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। ये आपका रोम लगा हुआ है, ये है आपका CPU, ये है आपका रैम, ठीक, इनपुट आउटपुट, ठीक। ये आपका देखिए आपका रजिस्टर एड्रेस है, ये आपका इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ये है डाटा, ये है आपका इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम, ये डायग्राम आपका छोटा बना हुआ है लेकिन आप इसको थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाएं ताकि आपका पेज ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। देखिए
तो देखिए अब इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेसन 5 जिसका नाम है स्काडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्काडा आपका जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार इसमें से बनते ही हैं, ठीक है। स्काडा के बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दें और सभी लोग जल्दी से मिलकर एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है स्काडा की इंट्रोडक्शन का कि स्काडा होता क्या है। तो देखिए जान लेते हैं स्काडा का पूरा नाम। स्काडा का देखिए पूरा नाम क्या होता है आपका सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ठीक है, भी कहा जाता है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तथा आपका इंडस्ट्री, ठीक, इंडस्ट्री मतलब कि जो उद्योग बिजनेस वगैरह होते हैं, ठीक, उद्योगों में विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक। जो आपका स्काडा है तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर सभी जो कि है उसके प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्काडा का यूज जो कि है करते हैं। स्काडा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। आपका जो स्काडा होता है वो आपके बहुत प्रकार के जो कि सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। देखिए आप एक चीज़ जान लें, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सभी काम को कंट्रोल करा जाता है तो स्काडा, पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर, इन्हीं सभी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। तो एक स्काडा, आपकी स्काडा की पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर मतलब कि इस सब्जेक्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपके जो इंजीनियर आगे जाके जो फ्यूचर में आप जाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की रहती है। इसके देखिए उपयोग, हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। इसके द्वारा सभी आपके इंस्ट्रक्शन, ठीक, सभी इंस्ट्रक्शन टास्क को जो कि है कंट्रोल किया जाता है। स्काडा सिस्टम की मदद से स्थानीय स्तर पर दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित इंडस्ट्री यूनिट के विभिन्न टास्क का जो कि है कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि स्काडा की सहायता से जो आपके काफ़ी दूर आपकी जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ को भी जो कि है कंट्रोल हम कर सकते हैं स्काडा की मदद से। स्काडा द्वारा जो कि है डाटा को एकत्रित कर उसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग की जाती है। स्काडा के द्वारा मोटर, सेंसर, अलार्म आदि को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोटर, सेंसर और आपके अलार्म को कंट्रोल करने के लिए हम जो कि है स्काडा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए हम पढ़ लेते हैं स्काडा के लाभ, आपके इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखिए स्काडा का प्रयोग करने से इंडस्ट्री कैपिटल पोस्ट को कम किया जाता है, ठीक, इंडस्ट्रियल कैपिटल पोस्ट को जो किया कम किया जाता है। स्काडा का यूज करके, स्काडा का प्रयोग करके जो कि है मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जाता है। मतलब कि जो आपकी मेंटेनेंस करने में, जो देख रेख करने में जो कॉस्ट आ रही है तो उसको हम कम कर सकते हैं स्काडा की मदद से। देखिए स्काडा के प्रयोग द्वारा डिफेक्टेड प्रोडक्ट को कम किया जा सकता है, ठीक। स्काडा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके ख़राब और डिफेक्टेड प्रोडक्ट हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्काडा आपकी जो कि है डिफेक्टेड प्रोडक्ट को अलग करने में आपकी मदद करता है। स्काडा द्वारा सिस्टम में होने वाली किसी भी आपकी फेलियर को दूर किया जा सकता है। स्काडा का ब्लॉक डायग्राम आप देख लीजिए कि अगर आप स्काडा के बारे में आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाए तो आप स्काडा का इंट्रोडक्शन, इसके लाभ और इसका ब्लॉक डायग्राम जो कि आप लोग जरूर से बनाएं। देखिए इसमें आपके ब्लॉक डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MTU लगा हुआ है, ये है आपका ऑपरेटर इंटरफेस, ये है आपका ऑपरेटर, ये है आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस, ये आपका लगा हुआ है RTU1, RTU2, RTU3 और RTU4। नीचे सबसे नीचे आपका जो ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, फील्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो चलिए अब इन सभी के बारे में जो कि हम जान लेते हैं कि सभी पार्ट का काम क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला पार्ट आपका आता है MTU, मास्टर टर्मिनल यूनिट। मास्टर टर्मिनल यूनिट, इसका काम क्या होता है। देखिए यह यूनिट एक प्रकार की होस्ट कंप्यूटर होता है। होस्ट कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर को संचालन कर रहा हो, ठीक। होस्ट कंप्यूटर होता है जो RTU अर्थात आपके रिमोट टर्मिनल यूनिट के साथ कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा डाटा का आदान प्रदान करती है। इसे मास्टर यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, देखिए ये आपकी RTU के साथ जो कि कम्युनिकेशन इंटरफेस डाटा का आदान प्रदान करती है, ठीक। इसके बाद RTU हम पढ़ते हैं। RTU क्या होता है, देखिए RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट, रिमोट टर्मिनल यूनिट MTU तथा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मध्य डाटा के आदान प्रदान का कार्य करता है। देखिए आपका जो रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है यह आपके MTU और इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन दोनों के बीच जो डाटा का आपका आदान प्रदान होता है वह काम आपका कौन करता है, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट करता है।
आरटीयू के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं स्टोर होती हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर एमटीयू को भेजा जाता है और सभी आरटीयू पीएलसी से जोड़ा जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला जो कि है पॉइंट है कम्युनिकेशन इंटरफेस। देखिए कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है, इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी कम्युनिकेशन इंटरफेस होती है इसमें हम कौन सी असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। आपके कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा स्काडा सिस्टम में होने वाली विभिन्न डिवाइस के बीच आपका जो कि है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। देखिए कम्युनिकेशन इंटरफेस से हम क्या करते हैं, डिवाइसों के बीच सूचनाओं को जो कि है आदान प्रदान इनका सूचनाओं का करते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है इसी में, अगला हमारा देखिए अगला पॉइंट क्या था, ऑपरेटर इंटरफेस। ऑपरेटर इंटरफेस, देखिए ऑपरेटर इंटरफेस यह एक मानव या एक मशीन हो सकती है। आपकी जो ऑपरेटर इंटरफेस है ये आपकी मानव या फिर एक मशीन हो सकती है। इसके द्वारा स्काडा सिस्टम के प्रयोग होने वाली मशीनों को कंट्रोल किया जाता है। देखिए जो स्काडा सिस्टम में जो मशीनें आपकी प्रयोग की जा रही हैं उनका जो कि है कंट्रोल करना किसका काम होता है, ऑपरेटर इंटरफेस का काम होता है। इसके बाद लास्ट हमारा इसके अंतर्गत जो कि है पॉइंट आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं। स्काडा सिस्टम में कंप्यूटर अथवा उसमें प्रयोग होने वाली डिवाइस को इनपुट या आउटपुट डिवाइस के रूप में जो कि है यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपने अगला टॉपिक हमारा आता है स्काडा का यूज ऑफ स्काडा। देखिए स्काडा का हम कहाँ यूज करते हैं इसमें देखते हैं। किसी भी प्रकार के उपकरणों को मैनेज करने के लिए स्काडा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के उपकरणों को मैनेज करने के लिए स्काडा का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर स्काडा सिस्टम का उपयोग हार्ड इंडस्ट्री प्रोसेस को ऑटोमेटिक ठीक करने के लिए जो कि है इसका प्रयोग किया जाता है। स्काडा सिस्टम निम्न को कंट्रोल करता है। किस किस को कंट्रोल करता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्काडा का उपयोग लिखिए। ठीक, स्काडा का जो कि है उपयोग का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आपको इतना सब कुछ जो कि है लिखना होगा। अब देखिए स्काडा सिस्टम निम्न को कंट्रोल करता है। किस किस को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्काडा सिस्टम का उपयोग आपका करंट फ्लो और लाइन वोल्टेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की आपकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्काडा का प्रयोग हम करंट फ्लो और लाइन वोल्टेज का पता लगाने के लिए और सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए जो कि इसका स्काडा का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। वाटर एंड सेक, ठीक, राज्य और नगरपालिका पानी उपयोगिताओं स्काडा द्वारा यूज पानी के प्रवाह, जलाशय के स्तर, पाइप दबाव और अन्य कारकों को आपके मॉनिटरिंग करने के लिए जो कि है उसका देखरेख करने के लिए रेगुलेट करने के लिए जो कि हम स्काडा का प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, देखिए सभी लोगों को पता है कि ट्रैफिक सिग्नल में आपकी पीएलसी होगा, स्काडा होगा, इन्हीं सभी डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। देखिए स्काडा ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करते हैं। यह ट्रैफिक के प्रभाव को कंट्रोल करता है और ऑर्डर सिग्नल का पता लगाता है। ठीक, स्काडा क्या करता है, ऑर्डर सिग्नल का पता लगाने का काम इसका जो कि है होता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका इसी के उपयोग, स्काडा के उपयोग के अंतर्गत आता है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन में हम कैसे उपयोग करते हैं इसका, आपके देखिए ट्रैफिक डिवाइस, ब्रेकिंग तथा अन्य ऑपरेशन में स्काडा सिस्टम का यूज किया जाता है। देखिए एनिमेशन सिस्टम, आजकल सभी प्रकार के एनिमेशन सिस्टम में स्काडा का उपयोग जो किया जाता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा और आप बनाकर अगर इसमें लिख देंगे तो आपको 5 नंबर जो कि है बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। एकदम साधारण भाषा में आपको समझाया जाता है और एकदम सरल से सरल करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक हमारा है क्या, डिस्पैच सेंटर। ठीक, डिस्पैच सेंटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेषण केंद्र। रोल ऑफ स्काडा इन डिस्पैच सेंटर। देखिए जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको एक बार इंग्लिश में भी ज़रूर से पढ़ें। ऐसे बहुत से जो कि है वर्ड हैं जो आपको इंग्लिश में पता होंगे, लेकिन हिंदी में जैसे हिंदी में पूछ लिया प्रेषण केंद्र क्या होता है, ठीक, इसके बारे में आप बताइए। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो डिस्पैच सेंटर, तो हम प्रेषण केंद्र को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम एक बार उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें, ताकि हमको समझ में आ सके कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए लोड डिस्पैच जो कि है डिपार्टमेंट पावर सिस्टम के और आपके ऑपरेशन, प्लानिंग और मॉनिटरिंग तथा जो कि है एंड कंट्रोलिंग के लिए तंत्र का केंद्र है। ठीक, तंत्र का केंद्र है। देखिए
पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता है, पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता है और ज़रूरत होने पर उत्पादित किया जाना चाहिए। ठीक, जो कि हम पावर को स्टोर नहीं कर सकते और उसका जो कि ज़रूरत पड़ने पर उत्पादित क्या बनानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि पावर सिस्टम को जो कि है योजनाबद्ध विधि से ऑपरेट किया जाना चाहिए। यह लोड डिस्पैच सेंटर का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इसके? सिस्टम फ्रिक्वेंसी को रेगुलेट करना और आपकी रिसोर्सेज का यूज करना। ठीक, सिस्टम फ्रिक्वेंसी को रेगुलेट करना और रिसोर्सेज का जो कि है यूज करना, इसका जो कि है उद्देश्य होता है। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा उद्देश्य इसका क्या होता है? सिस्टम की गड़बड़ी के बाद सामान्य स्थिति का आपके रिस्टोरेशन जो कि है तेज़ी से होना। ठीक, सिस्टम की अखंडता, विश्वसनीयता और जनरेशन को आपके ट्रांसमिशन सुविधाओं की सुरक्षा के साथ पावर की डिमांड का मिलना। तो ये सभी जो कि इसके निम्न उद्देश्य थे। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाता है अगला टॉपिक देखिए हमारा आता है ऑपरेटर कंसोल। ऑपरेटर कंसोल देखिए क्या होता है। ऑपरेटर कंसोल जो कि है यूएमपी के हिस्से के रूप में जो कि है उपलब्ध होता है। किसके? यूएमपी के हिस्से के रूप में उपलब्ध होता है, जो यूजर्स को उपकरणों समूहों और डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोफाइल में सदस्यता का प्रबंध करने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करता है और आपके देखिए डैशबोर्ड और अलार्म को देखता है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि आपके ऑपरेटर कंसोल आपको सिस्टम संचालन और निगरानी परिणामों के माध्यम से आपके नेविगेट करने के लिए जो कि है एक ग्राफिकल और ये आपका लिखा हुआ क्लिक करने योजना जो कि है साधन प्रदान करता है। निगरानी की गई तकनीकी उपकरणों और समूहों के आपके समरी व्यू को अलार्म सिस्टम घटकों और आपके मैट्रिक के गहन विचारों से जो कि है जोड़ा जाता है या जोड़ा हुआ है। तो देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक VDU डिस्प्ले। सबसे पहले तो हम जान लें कि VDU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VISUAL, विजुअल आपका डिस्प्ले यूनिट। तो देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे ज़रूर से जो कि ये पूछा जाएगा पेपर में। तो इसी टॉपिक को हमने दो तरह से आपको समझाया है, एक तो आपकी ये टेक्निकल भाषा में और एक सरल भाषा में भी हमने आपको इसको समझाया है। तो इसके बाद हम आपको सरल भाषा में बताएंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल भाषा में इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक उपकरण है जो घर, ऑफिस या आपके सार्वजनिक स्थानों पर सूचना, घटनाओं या स्थितियों को प्रदर्शित करता है। देखिए, ऑब्जर्वर और प्रदर्शन से संबंधित कई कारकों के जो कि है आधार पर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट अस्थायी या स्थायी आपके एर्गोनोमिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि अधिकांश कार्यस्थलों में कंप्यूटर का यूज जो कि है किया जाता है। देखिए, जो कंप्यूटर की जो पुरानी वाली डिस्प्ले होती थी आपकी LCD, ठीक, उसी को हम जो कि VDU कहते हैं। देखिए, एग्रोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कि कृषि संबंधित समस्याएं जो एक विजुअल डिस्प्ले के आपके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सभी उद्योगों में श्रमिकों के लिए जो कि है यह बढ़ती चिंता है। देखिए, VDU डिस्प्ले का एक जो कि है यूज स्काडा में इस सिस्टम की विभिन्न अवस्थाओं को देखने के लिए किया जाता है। जो आपकी VDU डिस्प्ले है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? स्काडा की जो कि है सिस्टम की विभिन्न अवस्थाओं को देखने के लिए करते हैं। हमने जो पुराने आपके कंप्यूटर आते थे, तो जैसे जिस आकार की उनकी LCD होती थी उसी आकार का आपका VDU डिस्प्ले भी होता है, उसी आकार का। ठीक है, VDU डिस्प्ले में दो प्रकार की जो कि जानकारी होती है, एक आपकी सामान्य जानकारी, दूसरी विशिष्ट जानकारी, स्पेशल जानकारी, ठीक, इन्फॉर्मेशन। इसके माध्यम से जानकारी स्क्रीन पर जो कि है दिखाई जाती है। इसके माध्यम से जो कि है VDU डिस्प्ले के माध्यम से हम आपकी जो कि है सभी स्क्रीन जो जानकारी को जो कि है स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सरल भाषा में VDU को समझें। ये आपकी सरल भाषा में VDU के बारे में बताया गया है। देखिए, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हम लिखेंगे। आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यह VDU कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न पिक्चर को शो करती है। मतलब VDU डिस्प्ले का काम क्या है? कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा जो आपकी पिक्चर उत्पन्न होती है उसको ये शो करती है। VDU वर्ल्ड अक्सर जो कि है मॉनिटर के साथ समान रूप से यूज किया जाता है, लेकिन यह एक अन्य प्रकार का डिस्प्ले जैसे डिजिटल आपके प्रोजेक्टर
की तरह ही यूज किया जाता है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि एग्जाम्पल के लिए एप्पल आई मैक एक ऑल इन वन आपका डिज़ाइन जो कि है एप्पल आई, देखिए एप्पल आई मैक एक ऑल इन वन आपके डिज़ाइन का यूज करता है, जिससे स्क्रीन और कंप्यूटर दोनों एक ही यूनिट में जो कि है निर्मित होता है। आपकी जो एप्पल आई मैक जिन्होंने देखी होगी, ठीक, एप्पल आई मैक में जो कि है इसका यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है आपकी स्क्रीन और आपके कंप्यूटर डिस्प्ले और कंप्यूटर दोनों एक ही यूनिट में निर्मित होता है, ठीक है, आपके एप्पल आई मैक में। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग वीडीयू मैनुअली जो कि है कैथोड रे आपका CRT डिस्प्ले थे जो जनरल 13 इंच या उससे कम आकार के थे। मतलब कि इसका कहने का क्या है कि जो आपके पुराने VDU डिस्प्ले थे वो आपके कितने इंच के थे, 13 इंच जो कि है थे। इसका जो कि है कम आकार का विकर्ण था, ठीक, एक छोटे और कम आकार का जो कि है विकर्ण था। लेकिन 1990 के दशक के दौरान इसको जो कि है बढ़ाकर 15 इंच और 17 इंच डिस्प्ले स्टैंडर्ड बन गया और कुछ मैन्युफैक्चरर ने 20 इंच आकार के अधिक डिस्प्ले जो कि है का उत्पादन करना जो कि है शुरू कर दिया, ठीक। यहीं से आपकी जो कि है LCD जो आपकी LED आप लोग देख रहे हैं, यहीं से निर्मित इसका जो होना शुरू हुआ था। आज कंप्यूटर के लिए जो कि वीडियो आम है और आकार में 20 से 30 इंच से जो कि है ये जनरली LCD आपके प्लाज्मा और LED टेक्निक के होते हैं, ठीक। कौन कौन से LCD प्लाज्मा और LED टेक्निक के जो कि ये होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कम्युनिकेशन चैनल। देखिए कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया एक पाथ है, ठीक, जो एक आपके नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन या सूचना के प्रसार के लिए सेंडर और रिसीवर को जोड़ता है। मतलब कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है जो आपके सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ें, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमिशन मीडिया के सामान्यतः एग्जाम्पल जो कि आपके सैटेलाइट हैं, ट्विस्टेड पेयर है आदि हैं, ठीक। यहाँ पर आप इसका जो कि इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। इंटरफेस टू कंप्यूटर और अदर डिवाइस, ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ा है, ठीक। सिग्नल ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर, ट्रांसमीटर और इंटरफेस। इसके बाद देखिए आप इसका जो कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, मतलब कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। संचार मीडिया, देखिए ट्रांसमिशन मीडिया, सबसे पहले आपकी ट्रांसमिशन मीडिया दो भागों में बांटा गया है, एक आपकी गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया, ठीक। आपकी गाइडेड मीडिया को भी हमने 3 भागों में बांटा है, जो कि है ट्विस्टर पेयर केबल, ठीक, दूसरी होती है कोएक्सियल केबल और तीसरी होती है फाइबर ऑप्टिक्स जो कि है केबल। इसके आपके अनगाइड मीडिया जो कि होती है रेडियो, माइक्रोवेव और आपकी कौन सी सैटेलाइट। तो अब इन सभी के बारे में भी हम अगर थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो उससे जो कि है आप ही को ही बेनिफिट इससे मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया, ठीक। गाइडेड मीडिया के अंतर्गत हमारा सबसे पहला आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। कंप्यूटर के बीच डाटा कम्युनिकेशन के लिए LAN मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर वायर सबसे अधिक यूज किया जाता है, ठीक, किया जाने वाला कम्युनिकेशन माध्यम है। सामान्यतः आवाज़ और डाटा सिग्नल को ले जाने के लिए जो कि है स्थानीय टेलीफोन लाइन में ट्विस्टेड पेयर का यूज किया जाता है। देखिए ट्विस्टेड पेयर का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, आपकी टेलीफोन लाइन में, ठीक, और आपके कंप्यूटर्स में जो कि इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है कोएक्सियल केबल। इस केबल को जो EOAX भी कहा जाता है, यह ट्विस्टेड पेयर केबल की कंपैरिजन में हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को कैरी करता है। यह केबल विद्युत चुंबकीय तरंग से भी बचाता है, ठीक, किससे बचाता है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग से भी जो कि यह केबल बचाता है। इसके बाद तीसरा क्या हमारा आता है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स जो कि क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स को लाइट पल्स मीडिया के रूप में भी जाना जाता है। यह डाटा ट्रांसफ़र की एक डबल बेस मेथड का यूज करते हैं, ठीक। यह केबल इतनी पतली होती है कि इसका साइज हमारे बालों की मोटाई से भी जो कि है कम होता है। आपकी जो फैब्रिक केबल होती है उसका साइज जो कि है हमारे बालों की जो कि है मोटाई से भी कम होता है। इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है अनगाइडेड मीडिया। देखिए अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अनगाइडेड मीडिया क्या क्या होती है आपके। देखिए पहला आता है ब्रॉडकास्ट, आपके रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो क्या होता है, यह एक वायरलेस ट्रांसमिशन माध्यम है। यह लंबे तथा छोटे दूरी पर वायु के माध्यम से रेडियो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि रेडियो सिग्नल को ये वायु के माध्यम से भेजने का काम करता है। रेडियो प्रसार के लिए प्रसारण
रेडियो सिग्नल और इसे प्राप्त करने के लिए एक रिसीवर तथा भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर की जो कि है रिक्वायरमेंट मतलब की आवश्यकता होती है। देखिए जो आपकी ये टेक्निक होती है रेडियो की, ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक आपको संदेश भेजने के लिए ट्रांसमीटर की और संदेश रिसीव करने के लिए एक रिसीवर की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है माइक्रोवेव सिस्टम। ठीक है, माइक्रोवेव सिस्टम क्या होता है, माइक्रोवेव रेडियो वेव है जिसका जो कि यूज हाई स्पीड के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। यूजर माइक्रोवेव के माध्यम से आवाज़ और डाटा दोनों को जो कि है ट्रांसमिट कर सकता है। आपके जो माइक्रोवेव सिस्टम होता है इसमें हम आवाज़ और डाटा दोनों को एक साथ जो कि है ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक स्पेस आपके स्टेशन है। यह अर्थ स्टेशन से माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव करता है और कम्युनिकेट उपग्रह सिग्नल जो कि है सैटेलाइट सिग्नल को इनहेंस करता है, पहुंचाता है और उन्हें पृथ्वी पर वापस ले आता है। संचारण उपकरण अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। देखिए आपका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है इसमें सैटेलाइट के माध्यम से हम किसी भी संदेश को जो कि है भेजते हैं। पहले तो हम जो संदेश भेजेंगे वो आपका ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट के पास, फिर उसके बाद सैटेलाइट उसी संदेश को जिसको आपको भेजना है उसके पास तक भेजेगी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है RTU और MTU। RTU MTU क्या होता है, देखिए RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट। RTU एक माइक्रो प्रोसेसर बेस डिवाइस होता है जो फील्ड उपकरण की निगरानी और नियंत्रण करता है। रिमोट आपका टर्मिनल यूनिट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका जो कि है मेन फंक्शन एक आपका स्काडा सिस्टम है। ठीक, इसका मेन फंक्शन क्या है, स्काडा सिस्टम, जो कि RTU या आपके सेंसर के साथ आमतौर पर जुड़ा होता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, मतलब कि वायरलेस, इसमें वायर आपका नहीं यूज किया जाता किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। MTU क्या होता है, देखिए मास्टर टर्मिनल यूनिट। स्काडा सिस्टम में MTU एक ऐसा उपकरण है जो RTU को कमांड जारी करता है, मतलब कि संदेश RTU को जो कि है आदेश देता है, जो कि कंट्रोल से रिमोट स्थानों पर जो कि स्थिति या आवश्यकता डाटा को जो कि इकट्ठा करके उसे स्टोर करता है। यह कंट्रोल सेंटर में जो कि है स्थित MTU का ऑपरेशन है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें आगे आपका है, यह स्काडा सिस्टम का दिल है जो एक आपका डायरेक्टेड कंप्यूटर PLC या एक नेटवर्क सर्वर हो सकता है जो रिमोट फील्ड साइट RTU के साथ संचार करता है या जुड़ा होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है डाटा लॉगर। देखिए डाटा लॉगर क्या होता है, डेटा लॉगर को हम इसको डाटा लॉगर डेटा लॉगर दोनों ही कह सकते हैं। डाटा लॉगर क्या होता है, डाटा लॉगर एक उपकरण है जो कि है माप प्रदर्शन कर सकता है, जो क्या कर सकता है, माप प्रदर्शन कर सकता है और टाइम आपका स्टाम्प डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक, टाइम डेटा स्टोर कर सकता है। डेटा लॉगर जो कि आमतौर पर एक छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता स्टैंड आपके एलोन रिकॉर्ड होता है। ठीक, जो वास्तविक समय के डाटा जैसे कि वोल्टेज, तापमान और करंट की जांच को जो कि है रिकॉर्ड करता है। देखिए जो आपका डाटा लॉगर होता है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, वोल्टेज, तापमान और आपके करंट की जांच को जो कि रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के लिए हम डाटा लॉगर का उपयोग करते हैं। जब एप्लीकेशन को उच्च गति रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है तो डाटा अधिग्रहण जो कि है प्रणाली के बजाय डेटा लागर ठीक डेटा लॉगर क्या करता है, चुना जाता है, लेकिन इसे विस्तारित रिकॉर्डिंग के समय की आवश्यकता होती है। ठीक, जो विस्तारित रिकॉर्डिंग होता है उसी समय की जो कि इसको ज़रूरत है, आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का आता है रिपोर्ट जनरेशन। ठीक, रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है, देखिए स्काडा सॉफ्टवेयर के माध्यम कार्यों जो कि है महत्वपूर्ण कार्यों में एक आपके मॉड्यूल द्वारा स्टोर डाटा की जो कि है डाटा के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार की जाती है। देखिए जो रिपोर्ट आपका जनरेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। स्काडा सॉफ्टवेयर में एक रिपोर्ट जो कि है जनरेटर मॉड्यूल शामिल होता है जो MTU डाटा बस से डाटा को पुनः प्राप्त करता है और इससे
और इससे जो कि जिस प्रकार के रिपोर्ट की ज़रूरत होती है उस प्रकार की रिपोर्ट को बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर जो कि है मॉड्यूल आपके उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट का टाइप चुनने, रिपोर्ट की कैटेगरी को चुनने और ग्राफिक को ऐड करना और यहाँ तक कि जो कि कैलकुलेशन तक करने का जो कि ऑप्शन इसमें देता है आपके किसमें, रिपोर्ट जनरेशन में। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इसका आता है कि पर्पस ऑफ रिपोर्ट जनरेशन। पर्पस ऑफ रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है, देखिए पूरे सिस्टम का संचालन करना, पूरे सिस्टम का रखरखाव करना और कंट्रोलिंग प्रक्रिया से संबंधित बिजनेस का मैनेजमेंट करना, टेक्निकल और आपके कॉमर्शियल योजनाओं की जो कि देखरेख करना। इसके बाद देखिए हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या होता है। देखिए टाइप ऑफ रिपोर्ट आपके कितने प्रकार की होती हैं, आपके देखिए स्टेटस रिपोर्ट, दूसरी होती है ट्रेंड रिपोर्ट, तीसरी आपकी होती है इवेंट रिपोर्ट और इवेंट लॉग, ठीक। चौथा हमारा आता है अलार्म रिपोर्ट, ठीक, अलार्म रिपोर्ट। और इसके बाद आता है कम्युनिकेशन रिपोर्ट, डिस्प्ले प्रिंट आउट और स्क्रीन प्रिंट आउट, ऑपरेशन रिपोर्ट, ये आपका स्टैटिकल रिपोर्ट। तो निम्न प्रकार की आपकी ये रिपोर्टें होती हैं, इनके बारे में हमको डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो कि अपना 5th लेसन पूरा ख़त्म कर दिया है और इसी के साथ जो कि आज आपका PLC सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को जल्दी, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, कम से कम 5 लोगों को आप वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी जल्दी से सभी लोग मिलकर एक बार कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप पॉलीटेक्निक के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी क्लासें अवेलेबल हैं। और साथ ही बुक्स, क्वेश्चन बैंक और सॉल्व पेपर टेलीग्राम पे हमने एक दूसरा ग्रुप बना दिया है पॉलीटेक्निक आपका बुक बैंक के नाम से, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट आने का खतरा होता है और कॉपीराइट आ भी चुका है एक बार चैनल पर, इसलिए हमने बुक्स आपको फ्री में सभी दी हैं। बुक्स, क्वेश्चन बैंक और सॉल्व पेपर आपके पॉलीटेक्निक बुक बैंक नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और टॉपिक अपने नए सब्जेक्ट के साथ। चलिए नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।